सभी सुबह अच्छी है। यूरोप वाले तरसते हैं गुड मॉर्निंग के लिए, अच्छी सुबह होती नहीं वहां, इसलिए हर एक आदमी दूसरे को विश करता है, मे आई विश यू टू हैव ए गुड मॉर्निंग, इसलिए वो गुड मॉर्निंग वाले लोग हैं। हमारे यहां तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, तो हम गुड मॉर्निंग में क्यों फंसे हुए हैं? तो गुड मॉर्निंग से निकलिए, नमस्ते में आइए, नमस्कार में आइए, वड़क्कम में आइए। ये गुड मॉर्निंग आपके लिए काम की चीज नहीं है, और ये गुड मॉर्निंग जुड़ी हुई है आपके पेट से। जितनी अच्छी सुबह होगी, माने सूर्य जितना अच्छा होगा, उतनी तीव्र जठर अग्नि होगी, उतना ही अच्छा भोजन करिए। तो वो कहते हैं कि सुबह का खाना आप भरपेट खाइए, माने नाश्ते को लंच में बदल दीजिए, ठीक है, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक ज्यादा से ज्यादा। फिर आप इसमें तर्क और कुतर्क मत करिए, जी हमको दुकान जाना है, हमको ऑफिस जाना है, हमको दुनियादारी संभालनी है, किसके लिए? इसी पेट के लिए ना। ये दुनियादारी कर किसके लिए? आप इसी पेट के लिए ना। तो पेट तो दुरुस्त होने के लिए भागवत जी कह रहे हैं कि भाई इसको संभाल लो, तो दुनियादारी संभलती है। और ये गया तो दुनियादारी संभाल के करेंगे क्या? मान लीजिए पेट ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपने 10,000 करोड़ कमा लिया, क्या करेंगे? डॉक्टर को ही देंगे ना। तो डॉक्टर को देने से अच्छा किसी गौशाला वाले को दे दीजिए, पेट दुरुस्त कर लीजिए। तो पेट आपका है तो दुनिया आपकी है, ये आप जान लीजिए। इसलिए पेट को दुरुस्ती के लिए भागवत जी कहते हैं सुबह का खाना भरपेट खाइए, माने आप बाहर निकलें घर के तो छक्कर खाना खा के निकलिए, भोजन करके ही निकलिए। दोपहर को 12 बजे से 1 बजे के बीच में जठर अग्नि की तीव्रता कम होना शुरू होती है, तो उस समय थोड़ा कुछ हल्का खाएं, माने जितना सुबह खाया उससे कुछ कम खाएं तो अच्छा है, ना खाएं तो और भी अच्छा है। खाली फल खा लें, जूस पी लें, दही पी लें, मट्ठा पी लें, आदि आदि। शाम को फिर खाएं। अब शाम का भागवत जी कहते हैं कि आपने एक चीज देखी है ना, वो बहुत प्रकृति से सीखने की जरूरत है। दीपक भरा तेल का दीपक आप जलाना शुरू करिए तो पहली लौ खूब तेजी से जलेगी, ठीक है, और अंतिम लौ भी तेजी से जलेगी। माने दीपक जब बुझने वाला होगा तो बुझने से पहले वो बहुत तेज जलेगा। यही पेट का भी नियम है। जठर अग्नि सुबह सुबह बहुत तीव्र होगी और शाम को जब सूर्यास्त होने जा रहा है तब भी तीव्र होगी, बहुत तीव्र होगी। तो कहते हैं शाम का खाना सूरज के रहते रहते खा लो, सूरज डूबा तो अग्नि भी डूबी। तो वैसे तो जैन दर्शन में कहा है रात्रि भोजन निषेध है, भागवत जी भी यही कहते हैं, तरीका अलग है बस। आप अहिंसा के लिए कहते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वो ये कहते हैं शाम का खाना तो सूरज डूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता। गाय को खिला के देख लो, नहीं खाएगी, भैंस भी नहीं खाती, खिला के देख लो, बकरी भी नहीं खाएगी, बकरा गधे को खिला के देख लो, खाता नहीं, हां बिल्कुल नहीं खाता। आप खाते हैं तो आप अपने को कंपेयर कर लीजिए कि किसके साथ हैं आप। कोई जानवर, कोई जीव राशि सूरज डूबने के बाद खाती नहीं, तो आप क्यों खा रहे हैं? प्रकृति का नियम भागवत जी कहते हैं पालन करिए, माने रात का खाना जल्दी कर दीजिए सूरज के रहते रहते। माने 5-6 बजे के आसपास आपके यहां सूरज डूबता है, 6 बजे या 6:30 बजे, वही समय सबसे अच्छा है, डूबने से पहले। अब कितना पहले? तो भागवत जी ने उसका कैलकुलेशन दिया, 40 मिनट पहले। सूरज डूबने का समय पता कर लीजिए, चेन्नई में सूरज शाम को 7 बजे डूब रहा है तो 6:20 तक, 6 बजे डूब रहा है तो 5:20 तक। ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, सूरज डूबने से 40 मिनट पहले का ही निकलेगा। तो 40 मिनट पहले शाम का खाना खा लीजिए और सुबह का तो सूरज निकलने के 2.5 घंटे तक कभी भी खा लीजिए, दोनों समय पेट भर के खा लीजिए। फिर कहेंगे जी रात को क्या? तो रात के लिए भागवत जी कहते हैं कि एक ही चीज है रात के लिए, कि आप कोई तरल पदार्थ ले सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूध कहा है। साध्वी जी तो वो भी नहीं ले सकते, साधु तो वो भी नहीं ले सकते, लेकिन आप गृहस्थी लोग हैं तो इतनी छूट चाहें तो आप ले सकते हैं। भागवत जी कहते हैं कि शाम को सूर्य डूबने के बाद, मैंने आपको कल कहा था, हमारे पेट में जठर स्थान में कुछ ऐसे हार्मोन्स या एंजाइम्स या रस पैदा होते हैं जो दूध को पचाते हैं।
इसलिए वो कहते हैं सूर्य डूबने के बाद जो चीज खाने वाली है वो दूध है, या पीने वाला है वो दूध है। तो रात को दूध रख लीजिए, 6 बजे तक भरपेट खाना रख लीजिए। सुबह का खाना अगर आपने 9:30 10 बजे खाया तो शाम को 6 बजे खूब अच्छी सी भूख लगेगी। फिर आप कहेंगे जी हम तो दुकान पे बैठे हैं 6 बजे, तो डब्बा मंगा लीजिए, दुकान में डब्बा आ सकता है। हाँ, डब्बा आने में कोई तकलीफ नहीं है। दुकान में आप 6 बजे बैठे हैं, डब्बा आपका आ सकता है। और मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आप में से कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट है, किसी को भी बात का गंभीर रोग है, आज से ये सूत्र चालू कर दीजिए। 3 महीने बाद आप खुद मुझे फोन करके कहेंगे राजीव भाई पहले से बहुत अच्छा हूं, शुगर लेवल कम हो रहा है, अस्थमा मेरा पहले से कम हो रहा है। ट्राइग्लिसराइड चेक कर लीजिए और इस सूत्र को शुरू कर दीजिए। 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, पहले से कम होगा। VLDL, LDL आज चेक कर लीजिए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से घटेगा। HDL आज चेक करा लीजिए, 3 महीने बाद चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और HDL बढ़ना ही चाहिए, LDL, VLDL कम होना चाहिए। तो ये सूत्र भागवत जी का जितना संभव हो आप ईमानदारी से पालन करिए, वो आपको स्वस्थ रहने में बहुत मदद करेगा। अब इसके आगे का एक सूत्र भागवत जी कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो हर समय ये बात का ध्यान रखें, हर समय, कि 2 ऐसी विरुद्ध वस्तुएं एक साथ ना खाएं जिनका गुण और स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। 2 विरुद्ध वस्तुएं एक साथ कभी भी ना खाएं, ये है सीधा सीधा सूत्र। अब आप कहेंगे हमें पता नहीं विरुद्ध वस्तुएं क्या हैं। मैं कुछ विरुद्ध वस्तुओं की सूची बता देता हूं। डिटेल सूची तो भागवत जी ने बताई है। 103 वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के एकदम खिलाफ हैं। 103 वस्तुएं, जैसे सबसे पहली वस्तु उन्होंने बोली है प्याज और दूध, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दूध और प्याज साथ में खाया तो 20 बीमारियां आने ही वाली हैं। सबसे ज्यादा बीमारियां आएंगी त्वचा की। आपको सोराइसिस होगा, आपको एक्जिमा होगा, आपको खाज होगी, आपको खुजली होगी अगर प्याज दूध साथ में खा रहे हैं तो कभी भी ना खाएं। इसी तरह से वो कहते हैं कि कटहल को क्या कहते हैं? कटहल समझते? जैक फ्रूट, दूध और जैक फ्रूट कभी ना खाएं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। और दूध और ऐसा कोई भी फल साथ में ना खाएं जो सिट्रिक एसिड प्रधान है। सिट्रिक एसिड आप समझते हैं, संतरा, मौसम्मी, नारंगी, अंगूर, खट्टी चीज। एक खट्टी चीज तो आपकी बनाई हुई है, एक खट्टी चीज भगवान की बनाई हुई। तो भगवान की बनाई हुई खट्टी चीज है, दूध के साथ जानी दुश्मन है। भागवत जी ने बहुत साल रिसर्च करके बताया एक ही खट्टा फल है जो दूध के साथ खाएं, वो है आंवला। आंवला, आंवला ही एक फल है, खट्टा है, सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम उसमें भरपूर है। यही एक फल है जो दूध के साथ जरूर खाएं। बाकी कोई फल जिसमें खट्टापन है वो दूध के साथ ना खाएं। आम भी, आम अगर खट्टा है तो दूध के साथ ना खाएं, मीठा है तभी खाएं। आम और दूध की दोस्ती बहुत जबरदस्त है, लेकिन खट्टे आम की दूध से दोस्ती नहीं है। मीठा आम, एकदम मीठा आम, पका हुआ आम, उसी को दूध के साथ खा सकते हैं। एक और उन्होंने गिना है, वैसे तो आप जैन हैं तो ये बात आपके लिए लागू ही नहीं होती, लेकिन जैन नहीं है इसलिए कह रहा हूं, तो कभी भी शहद और घी एक साथ ना खाएं। दुनिया का सबसे खराब जहर है ये, शहद और घी। शहद घी साथ में ना खाएं। शहद खाना है तो घी ना खाएं, घी खाना है तो शहद ना खाएं। इसी तरह से उड़द की दाल और दही गलती से भी साथ में ना खाएं। उड़द की दाल, वैसे तो मैंने कल बोला था द्विदल, द्विदल में सबसे खतरनाक है उड़द की दाल। उड़द की दाल के बारे में जितनी भी रिसर्चेस भारत में हुई हैं वो ये कहती हैं कि ये दालों की राजा है, इसलिए ये अकेला ही खाएं। इसके साथ दही नहीं खा सकते, उड़द की दाल के साथ। दालों की राजा है, राजा अकेला ही रहता है ऐसा कहा जाता है। तो वो कहते हैं उड़द की दाल भरपूर खाएं, मना नहीं है, लेकिन अकेली खाएं। और बाकी जो दालें हैं, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है,
तो मैंने कल कहा था कि ये भी द्विदल में है, दही तो ना खाएं, लेकिन कोई मजबूरी में खाना है तो उपाय मैंने बताया था कि दही गर्म करके खाएं, माने दही में बघार लगा के खाएं ताकि तासीर गर्म हो जाए उसकी, या मट्ठा गर्म करके खाएं तासीर उसकी गर्म हो जाए। लेकिन मेरी आपको विनम्र विनती है, उड़द की दाल के साथ तो बिल्कुल ना दही खाएं, ना मट्ठा खाएं, बघारा हुआ भी नहीं खाएं। भागवत जी कहते हैं कि चलेगा ही नहीं। मैंने इस पे मेरे अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक दिन कहा कि चलो खा के देखते हैं। भागवत जी ने कहा ना खाएं, खा के देखें क्या होता है शरीर को। तो मैंने खाने से पहले मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और उड़द की दाल खाने के बाद दही खाया और फिर ब्लड प्रेशर चेक किया तो मेरा ब्लड प्रेशर 22 से 25% बढ़ा हुआ था। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि रोज रोज अगर मैं ये खाने लगूं उड़द की दाल और दही उड़द की दाल तो 100% 6-8 महीने में हार्ट अटैक आ ही जाएगा। इसका मतलब माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, दही बड़ा कभी भी नहीं, क्योंकि दही बड़ा में उड़द की दाल का बड़ा अगर है तो दही बिल्कुल नहीं। अगर आपको दही बड़ा खाना ही है तो मूंग की दाल का बड़ा है, दही बघार कर या मट्ठा बघार कर आप ले सकते हैं। उड़द की दाल का बड़ा अगर बनाया है तो दही के साथ तो गलती से भी नहीं। उड़द की दाल का बड़ा सीधे चटनी से खा सकते हैं, दही से नहीं। और अगर शादी ब्याह है आपके घर में तो मीनू बनाते समय ध्यान रखें कि मेहमानों को उड़द की दाल का बड़ा और दही ना परोसें, नहीं तो दोहरे पाप के भागीदार बने। आप अपना तो नाश करेंगे या आने वालों का भी नाश करेंगे। और अतिथि देवता है, उसको जहर ना खिलाएं। तो ऐसी एक सूची है। मैंने तो आपको 4-5 चीजें बताई हैं, विस्तार से आप पुस्तक में देख सकते हैं। वो सूची ये कहती है 103 वस्तुओं की, ये चीज इसके साथ ना खाएं, ये चीज इसके साथ ना खाएं। तो भागवत जी कहते हैं 2 विरोधी चीजें साथ में ना खाएं। और वो कहते हैं कि अगर आपने ये सूत्र धारण कर लिया तो जिंदगी भर आप निसंकोच बिना किसी रोक के जीवन बिता सकते हैं। तो आज का एक सूत्र मैंने बोला, फिर ये दूसरा सूत्र हुआ, अभी तीसरे सूत्र पे चलता हूं आज का। भागवत जी कहते हैं कि खाना आप जब भी खाएं तो उसको जमीन पर बैठकर ही खाएं, जमीन पर बैठकर खाएं। मैं जैसे बैठा हूं ना, इसको आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं सुख आसन। ये आसन में खाना खाएं। क्यों खाएं जी, प्रश्न आएगा आपके मन में। तो भागवत जी समझाते हैं कि जब आप इस आसन में बैठते हैं, सुख आसन में, तो आपके शरीर का जो जठर है ना, ये जो है सबसे ज्यादा तीव्र है। और इस आसन में इसकी तीव्रता हमेशा मेंटेन रहती है। आप अभी कुर्सी पर बैठे हैं, इसमें तीव्रता घट जाती है, और खड़े हो जाएं तो बिल्कुल कम हो जाएगी। कारण क्या है? आप शरीर के बारे में थोड़ा जानते हैं ना, हमारे शरीर में कई चक्र हैं। एक चक्र जो है ना, ये जो पीछे है, जहां पर आपका हिप जॉइंट्स और आपका ये जो मन का होता है, जहां मिलते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। ये प्रदीप्त होता है तभी, मन दीप्त होता है जब आप इस स्थिति में बैठें, और इसका जठर पर सीधे असर है। और ये असर आप अगर महसूस करना चाहते हैं तो जमीन पे बैठ के ही खाएं। और वो ये कहते हैं कि भोजन की जो थाली है वो आप बैठे उससे थोड़ा ऊपर रहे, माने पट्टा रख के या स्टूल रख के थाली उस पर ऐसे बैठ के खाएं। भागवत जी ने और एक बात कही है कि सबसे अच्छा तो ये है सुखासन, जिसमें आप बैठकर खाना खाएं। वो कहते हैं और एक आसन है जिसमें आप खाना खा सकते हैं, बाकी किसी में भी नहीं। वो गाय का दूध जब निकालते हैं ना, कैसे बैठते हैं, बस उस स्थिति में भी आप खाना खा सकते हैं। उकड़ू गाय दूध निकालने का जो स्थिति है बैठने का, उस स्थिति में बैठ के आप खाना खा सकते हैं। लेकिन वो आपके लिए नहीं है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आगे उन्होंने एक वाक्य लिख दिया कि जो शरीर श्रम ज्यादा करते हैं, जैसे किसान, जैसे हमारे कारीगर मजदूर, उनके लिए उकड़ू बैठकर खाना खाना सबसे अच्छा। खाते भी हैं, माने वो चेले हैं सब भागवत के। और आप जो शरीर श्रम कम करते हैं, आपके लिए इस आसन में बैठकर खाना खाना अच्छा। अब आप आज से एक ऑब्जर्वेशन कर लीजिए कि जितने लोग इस बात से परेशान हैं कि उनका पेट आगे निकल आया है, वो इस आसन में बैठ के खाना खाना शुरू कर दें और 3 महीने के बाद फिर देखें
तो उनका पेट पहले से कम ही होगा, आगे नहीं आएगा। और ये जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, पेट आगे निकलता ही जाएगा, क्योंकि कुर्सी आपके लिए बनी नहीं है, ये अंग्रेजों के लिए बनी है। अंग्रेजों के लिए कुर्सी इसलिए बनी है कि ठंड बहुत है ना, तो जॉइंट्स कड़क रहते हैं उनके, सभी जॉइंट्स कड़क होंगे, कठोरता आएगी। आपके यहां गर्मी बहुत है तो आपके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप आसानी से जमीन पे बैठ सकते हैं। कोई अंग्रेज नहीं बैठ सकता जैसे मैं बैठा हूं, अमरीकी नहीं बैठ सकता, क्योंकि घुटने कड़क हैं, हिप जॉइंट्स कड़क हैं, बैठने में तकलीफ है। तो उन्होंने अपनी तकलीफ को कम करने के लिए कुर्सी का आविष्कार किया है। आधे तो बैठे, पूरे नहीं बैठ सकते, तो वो आपके लिए नहीं है कुर्सी, ये अंग्रेजों की देन है। तो मेरी आपको विनती है कि डाइनिंग टेबल पे खाना ना खाएं। तो आप कहेंगे जी ले लिया तो बहुत सारा कचरा भर रखा है आपने घर में, क्या करेंगे उसका? हमको हिंदुस्तानियों को पिछले 60-70 साल में या 100 साल में एक गजब बीमारी हुई है, दुनिया भर का कचरा घर में लाके रखना। हाँ, ये इतनी खराब बीमारी आई है हमको कि बिना सोचे बिना समझे कचरा ला के घर में रखना। रसोइयों में मैं घरों में जाता हूं ना, टीन टपरे के इतने डब्बे होते हैं, खाली हैं, फेंकेंगे नहीं, संभाल के कब काम आएंगे मालूम नहीं, लेकिन वो भरते ही जाते हैं। रसोई में इतने डिब्बे डब्बियां हैं, काम के शायद उसमें आधे भी नहीं है, लेकिन रखा हुआ है। पता नहीं कचरे से इतना मोह क्यों है। जो बाहर फेंकना चाहिए वो घर में सजा के रखा हुआ है। और फेंकने की बात करो, अरे पता नहीं कभी काम आ जाए, और वो कभी 60 साल में भी नहीं आता, 100 साल में भी नहीं आता। तो उसी कचरे में मैं गिनता हूं आपकी डाइनिंग टेबल। अब आप जरा हिसाब निकालो जी, ये आपने लाके रखी है डाइनिंग टेबल, मान लो ये 100 स्क्वायर फीट की है, 10 बाई 10 की है, या मान लो 50 स्क्वायर फीट की है। 50 स्क्वायर फीट की जगह आपने घर में घेर रखी है, क्या भाव है मद्रास में जगह का? 3000 रुपए स्क्वायर फीट, और 50 स्क्वायर फीट आपने घेर के रखा है। जरा जोड़ लो ना 3000 में 50 का गुणा करके, और रोज का हिसाब निकाल लो। तो एक तो खरीदा तब आपने पैसा बर्बाद कर दिया, अब इसको जगह को घेर के बर्बाद कर दिया आपने। तो अगर बन सके तो डाइनिंग टेबल निकाल दें, नहीं निकाल सकते तो कोने में रख दें। अब आखिरी बात, आप कहेंगे राजीव भाई कुछ तो ऐसी बात करो, ये डाइनिंग टेबल ले आए तो इसका कुछ तो उपयोग करो। तो अगर आप सच में ईमानदारी से डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही खाना खाना चाहते हैं, तो कुर्सी पर ऐसे बैठ जाएं जैसे मैं बैठा हूं। डाइनिंग टेबल की कुर्सी है ना, मोह है आपको, उससे छूटता नहीं है। तो भागवत जी तो मना करते हैं, मैं उसमें एक सजेशन दे रहा हूं कि जैसे मैं आसन में बैठा हूं, कुर्सी पे भी ऐसे ही बैठ जाइए, आलती पालती मार के फिर खा लीजिए। लेकिन अच्छा तो नहीं है, लेकिन बीच का कोई रास्ता तो है। अब डाइनिंग टेबल निकले इसमें तो समय लगेगा, क्योंकि मन से नहीं निकलती। शरीर से निकलना तो आसान होता है, मन से नहीं निकलता। पता नहीं कितने कितने पैसे जमा करके ये हम लाए थे, अब ये निकले कैसे। तो आप उसका अगर सच में उपयोग करना चाहते हैं तो डाइनिंग टेबल पे कुर्सी पे ऐसे बैठ जाइए, आसन मार के आलती पालती मार के फिर खा लीजिए। और नहीं है अगर डाइनिंग टेबल तो बहुत सुखी है, मत लाइए, मेरी तो विनती है, मत लाइए। उसकी जगह लाना है तो छोटे छोटे पटरे ले आइए, जो आपके रसोई में बैठ के आप खाएं तो बहुत अच्छा है। अब आगे का एक सूत्र, बहुत अच्छा सूत्र है। भागवत जी कहते हैं कि खाना जब दोपहर को खाएं और सुबह खाएं, सुबह और दोपहर, ये दो बात। वो ये कहते हैं कि दोपहर और सुबह का खाना खाएं। वैसे तो वो कहते हैं दोपहर का ना खाएं, दोपहर का खाना सवेरे खाएं। लेकिन अगर आप खा ही रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि तुरंत विश्रांति लें, खाते ही विश्रांति लें, खाते ही आराम करें, काम कोई ना करें। सुबह का खाना अगर 10 बजे खाया या 12 बजे खाया या 11 बजे खाया तो खाते ही विश्रांति लें। कब तक? 20 मिनट। 20 मिनट विश्रांति लें। और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो विश्रांति जो होनी चाहिए वो आपके शरीर को, जो बायां हाथ है इसको नीचे करके दाएं हाथ को ऊपर करके वाम कुक्षी अवस्था में लेटें। अब वाम कुक्षी को सरल भाषा में समझाता हूं। भगवान विष्णु को लेटे हुए देखा शेषनाग पर, बस उसी परिस्थिति में लेटे, उसी स्थिति में लेटे।
विष्णु भगवान शेषनाग पर लेटे हुए हैं, वो वाम कुक्षी की अवस्था है। खाना खाने के बाद हमेशा दोपहर को और सुबह इस अवस्था में जरूर लेटें। क्यों? लेफ्ट साइड। आप जानते हैं हमारे शरीर में 2 नाड़ियां हैं, वैसे तो 3 हैं। 3 नाड़ियां, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है, एक मध्य नाड़ी है। ये जो सूर्य नाड़ी है यही भोजन को पचाने में मदद करती है। सूर्य नाड़ी तभी चलती है जब आपकी चंद्र नाड़ी कम हो। भोजन पचाना है सुबह का और दोपहर का, सूर्य नाड़ी तीव्र होनी ही चाहिए। तो लेफ्ट साइड में लेटो तो तुरंत सूर्य नाड़ी शुरू हो जाती। वैसे तो अगर आप स्वस्थ हैं तो खाना खाते ही आपकी सूर्य नाड़ी अपने आप शुरू हो जानी चाहिए। नहीं हो रही है तो लेफ्ट साइड में लेट जाइए, लेटते ही शुरू हो जाएगी। 20 मिनट जरूर लेटें। फिर आप कहेंगे जी नींद आ गई, तो भागवत जी कहते हैं ले लो एक झपकी। वो ये कहते हैं रोको मत इस नींद को। जो सूत्र उन्होंने लिखा है कि दोपहर भोजन के बाद या सुबह भोजन के बाद अगर आपको आलस्य है शरीर में, तो वो कहते हैं कि बिना संकोच इस झपकी को ले लो। 20 मिनट की झपकी ले लो, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट की ले लो, इसके आगे नहीं। तो अगर आप भोजन के बाद इस विश्रांति ले लें 20 से 40 मिनट, तो अगले आधे दिन काम करने को बहुत एनर्जी आपके पास आएगी। आप चाहें तो आज ही करके देख लें। मैं इस सूत्र को वैसे कल विस्तार से समझाने वाला हूं। भागवत जी ने कल एक सूत्र, माने कल मैं उस सूत्र को लूंगा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि शरीर के 14 वेग होते हैं, वेग, उनको कभी भी रोके नहीं। उसमें से निद्रा है, नींद जो है ना, ये एक वेग है। तो वो कहते हैं कि दोपहर के खाने के बाद अगर आलस्य आ रहा है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि खाना खाते ही जठर अग्नि प्रदीप्त होगी। अग्नि प्रदीप्त होने के लिए मैंने आपसे कल समझाया था ना, ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो सारे शरीर का खून पेट में रहता है जब तक खाना पचता है। तो बाकी अंगों को खून की कमी है तो प्रेशर बढ़ेगा। सारा खून एक जगह आएगा तो दूसरे अंगों पे तकलीफ आएगी कि नहीं? तो ब्रेन को प्रेशर आता है, तो ब्रेन रिलैक्स होना चाहता है, इसलिए भोजन के बाद आपको सुस्ती आएगी ही। ये प्रकृति का नियम है। तो आप ले लेना उस नींद को, छोड़ते क्यों हैं? बहुत कीमती है, लोगों को मिलती नहीं। गोलियां खाते हैं फिर भी नहीं आती। करोड़ों रुपए लेने वालों को मैंने देखा है, आती ही नहीं है नींद। आपको आ रही है तो बात बहुत सुखी है। तो आप दोपहर की झपकी ले लें। मैं आपको और एक छोटी सी जानकारी बताऊं कि भागवत जी के इस सूत्र पर यूरोप और अमेरिका में बहुत रिसर्च हो रही है आजकल ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में और मैक्सिको में कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने लंच के बाद ब्रेक देना शुरू किया है अपने कर्मचारियों को। और ब्राजील और मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया, तीनों देश की सरकारें 2008 में कानून बनाने जा रही हैं। कानून बनने जा रहा है कि हर एक कर्मचारी को लंच के बाद झपकी लेने के लिए ब्रेक देना कंपलसरी है। तो सभी कंपनियों को ऑर्डर आया है सरकार का कि अपने ऑफिस की डिजाइन इस तरह से करो कि कोई भी कर्मचारी जहां बैठकर काम कर रहा है वहां झपकी भी ले सके। जिन कंपनियों में ये चल रहा है सिलसिला, मैंने उनसे ईमेल से कांटेक्ट किया कि भैया ये तुमको कहां से याद आ गया? ये तो भागवत जी 3,500 साल पहले कह के गए। तो उन्होंने कहा ये आपके यहां 3,500 साल पहले था, हमारे यहां अब पहुंचा है, हमको अब पता चला है, हमने इस पर रिसर्च शुरू किया है। तो उन्होंने ये महसूस किया है कि जिन कर्मचारियों को दोपहर खाने के बाद वो झपकी लेने की छूट दे रहे हैं, उनकी काम करने की एफिशिएंसी 3 गुना बढ़ गई है। एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो वो कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं, तनख्वाह उतनी ही है, बस एक झपकी लेने की छूट उनको मिली है, काम बढ़ गया उनका। तो आप भी महसूस कर सकते हैं। और माताओं बहनों को तो विशेष विनती है, क्योंकि आपका घर का काम भी कुछ कम नहीं है। किसी भी फैक्ट्री को चलाना बहुत आसान है, घर चलाना बहुत मुश्किल काम है। और घर में भी सबसे मुश्किल काम है बच्चों को बड़ा करना। मैं मानता हूं दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं। तो आपको काम तो घर में भी है, आप भी भोजन के बाद एक झपकी लेने का नियम बना ही लो। सब काम छोड़कर झपकी ले लो आप।